अस्सलामुअलैकुम मैट्रिक क्लास। आज के लेक्चर के अंदर हम एक और इंस्ट्रूमेंटल मेथड दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड को पढ़ेंगे। हमने लास्ट क्लासेस के अंदर भी अस्सलामुअलैकुम आज मैट्रिक केमिस्ट्री के अंदर हम इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड को पढ़ेंगे। ये भी एक इंस्ट्रूमेंटल मेथड है। जिस तरह हमने पिछले इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स को पढ़ा, मॉडर्न टेक्निक्स को पढ़ा दैट इज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड क्रोमेटोग्राफी, आज ये इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड भी एक मॉडर्न टेक्निक है और इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है, जिसके ज़रिए हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है। सो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, द इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड इज़ एन एनालिटिकल टेक्निक व्हिच डील्स विद मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड एक ऐसा एनालिटिकल टेक्निक है जिसके अंदर हम मेजरमेंट करते हैं, हम मेजर करते हैं, हम नापते हैं, हम तोलते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ मेटल, किसी भी मेटल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यहाँ पर वर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब बच्चों, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोड कहा जाता है उन मेटल बार्स को जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर डिप होती हैं, एक कैथोड और एक एनोड। अब यहाँ पर वर्ड पोटेंशियल का मतलब बच्चों, पोटेंशियल का मतलब होता है एनर्जी, जमा करने की खासियत और रिलीज़ करने की खासियत। तो नीचे डेफिनेशन दी हुई है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कि द टेंडेंसी ऑफ अ मेटल, ये टेंडेंसी किसी मेटल की टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, या तो लूज़ कर सके या तो गेन कर सके, उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है। ये किसी भी मेटल की ये खासियत जब वो इलेक्ट्रोड की सूरत में हमारे सॉल्यूशन के अंदर डिप हो कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा और कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, इस चीज़ को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज़ यूज्ड इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था 9th क्लास में, चैप्टर नंबर 7 था। उसकी लिंक भी मैं दूंगा, बल्कि मैं आपको बता भी देता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बच्चों एक ऐसा सेल होता है जिसके अंदर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जा सकती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन कराया जा सकता है। ठीक है। सो एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज़ मेड अप ऑफ 2 हाफ सेल्स। यहाँ पर देखें, हमने 9th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा था कि वो एक ही सेल होता है। ठीक है। उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स डिप होती हैं, लेकिन एनालिटिकल टेक्निक में जब इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड किया जाता है तो इसे 2 सेल्स के अंदर बांट दिया जाता है। इसे एक एक हाफ सेल के अंदर रखा जाता है। एक सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोड होती है और दूसरे सेल के अंदर दूसरी इलेक्ट्रोड। ईच हाफ सेल कंटेन्स, हर हाफ सेल कंटेन करता है इलेक्ट्रोड। ठीक है। एनोड कैरीज नेगेटिव चार्ज, एनोड के पास होता है बच्चों कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। क्योंकि एनोड जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, जिस पे नेगेटिव चार्ज वो लूज़ करेगा, जिस पे पॉजिटिव चार्ज वो गेन करेगा। अच्छा जी, बिकॉज इट लाइब्रेट्स इलेक्ट्रॉन बाय ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स लाइब्रेट करेगा, निकालेगा अपने अंदर से जब इसके अंदर ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन बच्चों क्या? ऑक्सीडेशन मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड कैरीज पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इट रिसीव्स इलेक्ट्रॉन बाय द रिडक्शन, और कैथोड के अंदर जो दूसरा इलेक्ट्रोड है हमारा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि वो रिडक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, गेन कर लेगा, रिसीव कर लेगा। 2 हाफ सेल्स आर कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज मेड अप ऑफ NaCl। दोनों हाफ सेल्स को जोड़ा जाता है किससे? NaCl के सॉल्यूशन से, NaCl के ब्रिज से, इसे हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। ठीक है। अब ये डायग्राम देखें, डायग्राम में क्या है बच्चों, हमने क्या लिया है? एक जिंक इलेक्ट्रोड लिए और एक जिंक इलेक्ट्रोड हमारे पास, और दूसरी हमारी है कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है। जिंक इलेक्ट्रोड बच्चों इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और कॉपर इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। तो जिंक क्या हुआ बच्चों? एनोड, कॉपर क्या हुआ? कैथोड। ठीक है। अब एक बात और समझें कि जिस मेटल की आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे, जिस भी मेटल की, तो उसी मेटल का आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो यहाँ पर हमने जिंक इलेक्ट्रोड रखा है एनोड के अंदर, एनोड के तौर पे, तो हमने उसके लिए क्या लिया है? जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। ठीक है। कैथोड के ऊपर हमने कॉपर रखा है, तो हमने क्या किया है? हमने वहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। ऐसे ही है। तो जिस भी मेटल का आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है, उसी मेटल की आपने जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया। अगर यहाँ पर जिंक का नहीं, हम सोडियम का करते, तो सोडियम के लिए कोई सॉल्यूशन लेते सोडियम का।
ठीक है, कॉपर नहीं होता, आयरन होता, तो आयरन का कोई सॉल्यूशन लेते। ठीक हो गया, तो समझ आया होगा आपको ये। अगर नहीं आया हो, कुछ पॉइंट रह गया हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा है डिफाइन पोटेंशियोमेट्री। एक छोटा सा जो है वो टॉपिक है, छोटा सा एक जो है वो समझने के लिए आंसर है, अगर सवाल में भी आ जाता है। पोटेंशियोमेट्री इज़ अ मेथड, पोटेंशियोमेट्री एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर टू फाइंड, इट्स यूज टू फाइंड, इस्तेमाल होता है किस लिए, ढूंढने के लिए, किसको, फाइंड करने के लिए, किसको, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन के अंदर कितनी कंसंट्रेशन है किसी भी चीज़ की, ठीक है, एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कितनी कंसंट्रेशन है, उसे फाइंड करने के लिए हम पोटेंशियोमेट्री का एक इस्तेमाल करते हैं। पोटेंशियोमेट्री एक हमारा इंस्ट्रूमेंटल मेथड है, एक एडवांस्ड टेक्निक है। इसी चीज़ को, पोटेंशियोमेट्री को हम करते थे क्लासिकल मेथड में टाइट्रेशन के ज़रिए। हम टाइट्रेशन किया करते थे और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को जो है वो कंसंट्रेशन को फाइंड किया करते थे, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर। इसके लिए भी एक मशीन इस्तेमाल होती है, इसकी डिटेल नहीं है हमारी बुक में, तो इसको मैं डिटेल में नहीं लेके जा रहा। तो ये मशीन होती है, इस मशीन के ज़रिए जो है वो फाइंड की जाती है सॉल्यूशन की अंदर सॉल्यूट की मिकदार। ओके, नेक्स्ट है डिफाइन कंडक्टोमेट्री। अच्छा, जो हम पढ़ रहे हैं ना सारे टॉपिक्स, पोटेंशियोमेट्री, कंडक्टोमेट्री, का स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसकी टाइप्स, और क्रोमेटोग्राफी और उसकी टाइप्स, ये सब बेटा इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स हैं, ठीक है। ये सब क्या है, हमारे एडवांस्ड मेथड्स हैं। हमने पहले क्लासिकल मेथड्स पढ़े थे, लेकिन अब सारे हमारे ये एडवांस्ड मेथड्स हैं, ठीक है, जिनके अंदर जो है हमारा काम बहुत आसानी से, बहुत जल्दी हो रहा है, ठीक है। जिसे हमने पोटेंशियोमेट्री की डेफिनेशन पढ़ी ना, इस मशीन के अंदर ये काबिलियत है कि ये सेकंडों के अंदर जो है सॉलिड की कंसंट्रेशन बता देती है हमें। अगर हम टाइट्रेशन करने बैठेंगे तो तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाएंगे उसे समझने में, उसे करने में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मशीन के ज़रिए वो 10 सेकंड में जो है वो हमारा काम हो जाएगा, हमें कंसंट्रेशन पता चल जाएगी सॉल्यूट की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कंडक्टोमेट्री। दिस मेथड इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस। किसी आपके सॉल्यूशन के अंदर, किसी सब्सटेंस के अंदर कितनी जो है वो एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा, कितनी करेगा, इस चीज़ को हम फाइंड करते हैं कंडक्टोमेट्री से, ठीक है। एक मशीन होती है इसकी भी, उस मशीन के ज़रिए हम इस चीज़ की जो है वो मेजरमेंट करते हैं, कोई सॉल्यूशन, कोई सब्सटेंस कितना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अपने पास रखता है, सही है। द एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टोमेट्री आर, एप्लीकेशंस क्या है कंडक्टोमेट्री की। डिसोसिएशन कांस्टेंट कैन बी डिटरमाइंड। किसी भी सॉल्यूशन का, हवा हो, एसिड हो, बेस हो या वाटर हो, उसकी डिसोसिएशन एनर्जी, उसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैलकुलेट किया जा सकता है कंडक्टोमेट्री के ज़रिए। देखिए, ये काम होगा मशीन के ज़रिए, ठीक है, कंडक्टोमीटर के ज़रिए, ठीक है। लेकिन इसी चीज़ को हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे, इसकी डेरिवेशन करेंगे और उसके ज़रिए हम कैलकुलेशन करेंगे कि पेज की कैलकुलेशन होती है जिसके ज़रिए हम डिसोसिएशन कांस्टेंट को जो है वो कैलकुलेट करते हैं किसी भी एसिड, किसी भी बेस और किसी भी मतलब पानी के लिए, ठीक है, कि उसकी डिसोसिएशन एनर्जी या डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है, जिसे हम KW, KA और KB से जो है वो मुखातिब करते हैं, उसको नाम देते हैं, उसको पहचानते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ स्पेरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट कैन बी डिटरमाइंड। किसी स्पेरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी भी डिटरमाइन की जा सकती है कंडक्टोमीटर के ज़रिए। यहाँ पर स्पेरेंटली सॉल्युबल का मतलब होता है बच्चों बहुत कम, स्पेरेंटली का मतलब होता है बहुत कम, बहुत थोड़ा सा, ठीक है। किसी भी सॉल्ट की जो है वो स्पेरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट की जो है वो सॉल्युबिलिटी को भी हम इस कंडक्टोमीटर के ज़रिए कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड। किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, जिसे हम K से जो है वो डिनोट करते हैं, उसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि किसी रिएक्शन का जो रेट होगा, जो स्पीड होगी, वो कितनी होगी, ठीक है। लास्ट, एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन कैन बी डिटरमाइंड। किसी भी रिएक्शन की, जैसे हमने एसिड बेस रिएक्शन किया था ना, टाइट्रेशन की थी, तो टाइट्रेशन का एंड पॉइंट ढूंढने के लिए हम जो है उसकी सारी कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर हम कंडक्टोमीटर का इस्तेमाल करें तो एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन भी हम जो है वो चुटकियों में, सेकंडों में जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिकल मेथड एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड। तो हम क्लासिकल मेथड और इंस्ट्रूमेंटल मेथड के दरमियान जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले हमारे पास क्लासिकल मेथड का फर्स्ट पॉइंट,
प्रोसीजर इज़ सिंपल, प्रोसीजर बड़ा आसान है, बहुत आसानी से आप इसको जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। इन चीज़ों को अपने हाथों से जो है वो इजीली जो है 9th क्लास का बच्चा भी टाइट्रेशन कर सकता है या ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे इंस्ट्रूमेंटल मेथड है, प्रोसीजर इज़ टेक्निकल, प्रोसीजर इतना टेक्निकल है कि आपने अगर मास्टर्स कर ली एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर तब भी आपको तकरीबन 2.5 से 3 महीने लगते हैं। अगर आप सुपर स्टूडेंट हैं तो आपको 2.5 से 3 महीने लगते हैं इन मशीनों को समझने में कि क्रोमेटोग्राफी की मशीन HPLC की वो किस तरह ऑपरेट की जाए, ठीक है। जो हमारी गैस क्रोमेटोग्राफी की मशीन है उसे किस तरह ऑपरेट करना है, या जो हमारी स्पेक्ट्रोमीटर था उसे किस तरह ऑपरेट करना है। ये ऐसी मशीनें नहीं है कि आपको मैंने आज पढ़ा दिया, आपको सुबह मैंने उस मशीन को दे दिया कि भाई ये लो इसके ऊपर काम करो, आप खुद भी नहीं कर पाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा करना क्या है। तो उसके लिए बच्चे क्या करते हैं, तकरीबन लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर 2.5 महीने या 3 महीने की ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद वो फिर मास्टर बन जाते हैं उस चीज़ के, और फिर उनको जो है ज़बरदस्त काम आ जाता है। और एक बेहतरीन जो है वो ये ब्रांच है साइंस की, जो कि बहुत चल रही है आजकल, क्योंकि हर जो ये दुनिया जो हमारी क्या हो रही है, मॉडर्न होती जा रही है। तो इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स के ऊपर ज़्यादा जो है वो रिलाई करते हैं अब हम, ताकि काम बहुत जल्दी हो जाए, बहुत आसानी से हो जाए। कौन बैठेगा टाइट्रेशन करने के लिए इतनी देर तक, तो इसलिए उसको इंस्ट्रूमेंटल मेथड के अंदर फ़ौरन से हम कर लेते हैं कामों को। क्लासिकल मेथड के अंदर सेकंड पॉइंट है इक्विपमेंट इज़ चीप। इक्विपमेंट जो है वो चीप, सस्ती है, 1000 रुपये 2000 रुपये में जो है वो सारा सामान जो है आप लैब से ख़रीद के ले आएँ केमिकल स्टोर से। लेकिन इंस्ट्रूमेंटल मेथड जो है बच्चों, इक्विपमेंट एक्सपेंसिव, ये बच्चों मिलियंस में होते हैं। ये जो इक्विपमेंट है ना, हमने देखा था क्रोमेटोग्राफी का, ये तकरीबन 1 करोड़ रुपए की डिवाइस है, 1 करोड़ रुपए की, तो बहुत महंगे होते हैं ये। स्पेशलाइज ट्रेनिंग नॉट रिक्वायर्ड, इसके लिए कोई ट्रेनिंग रिक्वायर्ड नहीं होती। इंस्ट्रूमेंटल मेथड, क्लासिकल मेथड के लिए आप जो है वो 9th क्लास का बच्चा, मैट्रिक क्लास का बच्चा भी इस एक्सपेरिमेंट को कर लेगा। सॉल्ट एनालिसिस में किसी को बच्चे को भी दे दें, आपको करके बता देगा आपको। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड है उसके लिए स्पेशलाइज ट्रेनिंग जो है वो रिक्वायर्ड है, इसके लिए आपको ट्रेन होना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा तकरीबन 2.5 से 3 महीने आपको लग सकते हैं इसके लिए। डिटर्मिनेशन इज स्लो, क्लासिकल मेथड 4th पॉइंट हम आ गए कि डिटर्मिनेशन जो है वो स्लो है। डिटरमाइन करते हैं अगर किसी चीज़ को आप, तो वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता स्लो बहुत टाइम लगाती है, ठीक है। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड है वो वेरी फास्ट, उसके अंदर डिटर्मिनेशन फ़ौरन हो जाती है। अच्छा, 5th पॉइंट, लार्ज अमाउंट ऑफ सैम्पल इज़ नीडेड, इसके लिए बहुत सारा जो है वो सैम्पल चाहिए होता है हमें। तकरीबन अगर हम टाइट्रेशन कर रहे हैं तो एक एक बीकर होना चाहिए एसिड और बेस का, ठीक है। आधी जो है वो आपकी वॉल्यूमेट फाइनल होनी चाहिए, और समझेंगे आपकी जो फ्लास्क है वो आधा आपको तो होना चाहिए इंडिकेटर से भरा हुआ, तो आप इस रिएक्शन को करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड की, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ सैम्पल इज़ नीडेड, बहुत कम अमाउंट ऑफ सैम्पल से हम इस चीज़ को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, किसी के अंदर जो है सॉल्यूट की कंसनट्रेशन, तो हम इस चीज़ों को आराम से जो है वो फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंटल मेथड। तो ये था हमारा आज आखिरी लेक्चर एनालिटिकल केमिस्ट्री का, होपफुली आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और नेक्स्ट चैप्टर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।